बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर गुड। हम आज स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स का न्यू चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। और आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वर्क को और एनर्जी को। कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको इसके तमाम इम्पॉर्टेंट MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और हर तरह से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वीडियो को ध्यान से कम्प्लीटली देखिएगा ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए और आप कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले वर्क बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। यानी कि आपके पास वर्क क्या होगा? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। जब भी आप फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट वर्क। अब यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें आपने देखनी होंगी कि यहाँ पे फोर्स की क्या कंडीशन होगी और डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा। अब ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। फोर्स आपने याद रखनी है। फोर्स आपके पास होगी, पहली बात, कांस्टेंट, यानी यूनिफॉर्म फोर्स अप्लाई हो रही हो किसी भी बॉडी के ऊपर। और दूसरा, इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर ये दो कंडीशंस फोर्स के ऊपर हैं तो फिर तो वो फोर्स वर्क कर रही है। अगर इनमें से एक भी नहीं है तो फिर वो फोर्स वर्क नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल मैं पहले फर्स्ट वाली को बताता हूँ कि कांस्टेंट फोर्स का क्या मतलब है कि कांस्टेंट फोर्स ना हो। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बॉडी है, मैं इसके ऊपर ये मैंने फोर्स लगाई है, ये मेरे पास सडन फोर्स अप्लाई हुई है। अब इस केस के अंदर आपने याद रखना है कि इस जो मैंने ये अप्लाई की थी फोर्स, इसने वर्क नहीं किया। वर्क कब होगा? जब मेरी फोर्स कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म ऐसे इस बॉडी के ऊपर लगती रहे। तो जहाँ तक लगती रहेगी वो बॉडी डिस्टेंस कवर करती रहेगी, वहाँ तक ये फोर्स वर्क करती रहेगी। ठीक है। और दूसरा, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये मैं आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये बॉडी है और आपकी फोर्स जो है वो ये लग रही है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है और आपकी जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। इस केस के अंदर आपका वर्क जो होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फोर्स क्या होनी चाहिए? इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अच्छा, अब हम पहले क्विकली वर्क को देख लेते हैं, फिर हम उसके जितने भी कंप्लीट एस्पेक्ट्स हैं ना उसके ऊपर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास इसका फार्मूला, यानी फर्स्ट इज़ द डेफिनेशन, सेकंड इज़ द फार्मूला। W इज़ इक्वल टू एफ डी, अगेन मैं लिख देता हूँ। और प्रिसाइजली अगर आप देखें तो W इज़ इक्वल टू होता है एफ डी कॉज ऑफ थीटा। ठीक है। अगर यहाँ पे आपका एंगल 90 डिग्री हो, ये जो एंगल है थीटा, ये है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरम्यान एंगल 90 डिग्री हो तो कॉज 90 क्या होता है? ज़ीरो। सो वर्क इज़ ज़ीरो। तो इस वजह से इस केस के अंदर भी वर्क ज़ीरो था। नंबर थर्ड पे, वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। फोर्थ इज यूनिट, यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। और वो आप इस फार्मूला से भी बना सकते हैं कि W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज मीटर एंड न्यूटन मीटर इज जूल। ठीक है। सो यहाँ से एक और भी बात हमें मिलती है कि वन जूल कब होगा? जब 1 न्यूटन 1 मीटर होगा। यानी अगर हम 1 जूल को अगर हम यहाँ पे एलेबोरेटिव फॉर्म में देखें या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखें तो वो क्या होगा? व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, फॉर एग्जांपल दिस इज अ बॉडी, और इसके ऊपर आप 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें और ये बॉडी, और वो कांस्टेंट हो, यानी लगातार 1 न्यूटन फोर्स लगाते रहें, और ये बॉडी कवर करे डिस्टेंस अप टू 1 मीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो वो 1 मीटर हो, देन
द वर्क वुड बी 1 जूल, यानी इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड या कांस्टेंट फोर्स 1 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अंडर फोर्स देन द वर्क वुड बी 1 जूल। ये हमारे पास हो गया 5th पॉइंट। यहाँ तक हमारा वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम वर्क के एस्पेक्ट्स देखते हैं। मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर हम इसको समझ लेते हैं। जी, ये मैंने बना दिया। अब हम देखेंगे मैक्सिमम वर्क कब होगा, मिनिमम वर्क कब होगा, पॉजिटिव वर्क कब होगा और नेगेटिव वर्क कब होगा। ठीक है, सो मैक्सिमम वर्क को भी हम देखेंगे दो तरह से, एक कॉन्सेप्ट से और दूसरा उसके फार्मूला से। मैक्सिमम वर्क हमेशा याद रखें तब होगा जब आपके पास फोर्स जिस डायरेक्शन में लगे, यानी उसी डायरेक्शन में आपकी बॉडी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी कवर करे। आपकी बॉडी अगर इधर फोर्स लगा रही है तो बॉडी भी इसी तरफ ही मूव करे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में हो, तब आपका मैक्सिमम वर्क होगा। ठीक है, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट के साथ। दूसरा फार्मूला के साथ क्या होगा, हमें ये पता है कि वर्क का फार्मूला होता है एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चूंकि पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन के अंदर हैं, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। तो जब मैं कॉज 0 डिग्री पुट करूंगा तो कॉज 0 की वैल्यू होती है 1, दैट इज मैक्सिमम। अब आप जब भी W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ 0 पुट करेंगे तो कॉज 0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये इक्वल टू आएगा एफ डी 1 और ये मैक्सिमम वर्क है। वर्क मैक्सिमम इक्वल टू आ जाएगा एफ डी। अदरवाइज अगर आप एंगल्स के साथ थोड़ा सा खेलें ना तो आपको समझ आएगा कि जैसे ही मैं एंगल को बड़ा करना शुरू करूंगा मेरे पास वैल्यू 1 से छोटी आना शुरू हो जाएगी। ये बात आपने याद रखनी है कि कॉज के ऊपर आपकी मैक्सिमम वैल्यू 1 मिलती है आपको। ये देखिए कॉज 0 के ऊपर आपकी 1 है। अगर आप 2 डिग्री भी पुट करेंगे ना, ये देखें कॉज 2 डिग्री तो 1 से छोटी हो गई, देखें 0.99 हो गई। इसी तरह आप एंगल बढ़ाते जाएंगे, आपकी कॉज की वैल्यू कम होती जाएगी। कॉज 10 करूँगा तो 0.98 हो जाएगी। इसी तरह cos 20 करूँगा तो मेरे पास वैल्यू और छोटी हो जाएगी, देखें 0.93 हो गई, 98 से 93 हो गई। सो मैक्सिमम वर्क मुझे मिलेगा जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, ये कॉन्सेप्ट है। और अगर आप फार्मूला से देखें तो भी आप मैक्सिमम वर्क निकाल सकते हैं और मैक्सिमम वर्क होगा एफ डी, जब फोर्स डायरेक्शन की ही डिस्प्लेसमेंट की ही डायरेक्शन में अप्लाई हो। ये था हमारे पास मैक्सिमम वर्क। होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं वर्क मिनिमम कब हो सकता है। मेरे पास वर्क का फार्मूला क्या है, हम पहले वो देखते हैं। वर्क इज इक्वल टू है जी एफ डी कॉज ऑफ थीटा। यानी अब हमारे पास इस केस के अंदर 3 चीज़ें हैं। एक ये कि बॉडी के ऊपर फोर्स ही ना लगे, फोर्स इक्वल टू 0, तब भी देखें ना वर्क 0 होगा। जब आप इस फार्मूला पुट करेंगे तब भी वर्क 0। दूसरा, जब आपके पास बॉडी डिस्प्लेसमेंट ही ना करे तब भी आपके पास वर्क 0 होगा। कैसे, इधर भी ये भी मैं लिख देता हूँ, इसकी एग्जांपल आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप दीवार के ऊपर खड़े हैं और जोर लगा रहे हैं, ठीक है, ये आपके पास वॉल है और आप इसके ऊपर खड़े होकर जोर लगा रहे हैं। अब आप फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन ये जो वॉल है ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर नहीं कर रही, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट इज 0, सो वर्क इज 0। ठीक है, आपको समझ आ गया। तीसरी चीज़ क्या है, कब मिनिमम होगा, जब आपके पास देखें फोर्स भी लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा हो लेकिन उनके दरमियान एंगल जो है थीटा वो 90 डिग्री हो जाए। तीसरे केस में जब कॉज थीटा यानी थीटा 90 डिग्री हो जाए तो चूंकि कॉज 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है, सो वर्क इज 0। आप पुट करके देखें W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ 90 डिग्री। सो कॉस 90 इक्वल टू 0। बेशक फोर्स भी की भी वैल्यू हो, डिस्प्लेसमेंट की भी वैल्यू हो। अब कॉस 90 0 है, वो आप चेक कर लें। ये देखें मैंने आपको बताया था कॉस 90 0। सो जब भी आपके पास फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है, ये एंगल हो तो आपका इस केस के अंदर वर्क 0। ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। ये फार्मूला से मैंने आपको ये तीनों चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। तो यहाँ पे भी इस केस में भी वर्क इज 0। तो ये आपके पास हो गई एक, ये आपके पास हो गया दूसरा और ये आपके पास हो गया तीसरा केस। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल क्या है, प्रैक्टिकल इसकी एग्जांपल अगर आप सोचें, आपके जहन में आ रहा होगा कि इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है। इसकी एग्जांपल बच्चों ये हो सकती है कि आप फॉर एग्जांपल अपने ये पेन ही है, मैंने इसको ऐसे होल्ड किया हुआ है और मैं सीधा ऐसे खड़ा हूँ
और मैं इसको ऐसे चलना शुरू कर दूं आगे की तरफ, तो होगा क्या, अब मैं बकेट बना लेता हूँ, उसको ज़रा समझाना एक्सप्लेन करना आसान है। ये बकेट है और इसका ये ऊपर हैंडल है। अब मैंने इसको ऐसे उठा लिया। अब मेरा आर्म जो है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है इस तरफ ऊपर की तरफ ना, ये मेरी फोर्स है। सॉरी ये पिक्चर ओवरलैप कर रही है, लेकिन होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अब मेरी जो फोर्स है ये मेरे फिंगर्स हैं और मैंने इसको ऐसे उठाया हुआ और मेरी फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। लेकिन जब मैं इसको उठा के चलूँगा तो ये बाल्टी या ये जो बकेट है इसकी डायरेक्शन इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है। अब इस केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान ये देखें एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। सो वर्क इज ज़ीरो इन फिजिक्स। यहाँ पे वर्क ज़ीरो है, अदरवाइज हम तो कहेंगे कि हम तो मतलब काम कर करके थक गए, लेकिन फिजिक्स कहती है यू हैव डन नो वर्क, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स के एस्पेक्ट्स डिफरेंट हैं, उसके फार्मूलाज डिफरेंट हैं। तो फिजिक्स के एस्पेक्ट से आपने कोई काम नहीं किया, आपने कोई वर्क नहीं किया, बट इन रियल लाइफ यस यू हैव, आपने बहुत काम किया है, ठीक है। ये आपको ये भी क्लियर हो गया। तीसरा है जी मेरे पास वर्क पॉजिटिव कब होगा और वर्क नेगेटिव कब होगा। पॉजिटिव वर्क होगा जब आपके पास, या मैं एंगल्स में बात करूंगा, जब आपके पास एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल जो है वो हो लेस देन 90 और ग्रेटर देन 0 डिग्री हो, ठीक है। यानी आपके पास अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स यहाँ से थोड़ा सा ऊपर और 90 से नीचे हो, यानी इस तरह लाया करो इसके दरमियान में। ये देखें ना, ये एंगल है ना, ये 90 है और ये 0 है इस डायरेक्शन में। या अगर मैं अलग-अलग बना के दिखाऊं तो ये डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स, इधर से इसके दरमियान तक जब भी एंगल होगा मेरे पास पॉजिटिव वर्क होगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। क्यों? क्योंकि हम जो बात करते हैं वो हमेशा कॉस थीटा के साथ लेके चलते हैं। तो कॉस की वैल्यू 0 से लेकर 0 पे मैक्सिमम 90 पे 0 और 0 से 90 के दरमियान पॉजिटिव होती है। चेक कर लें, ये देखें कॉस 89 कर लें पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन देखें 0 के बिल्कुल करीब है। जो ही 90 करूँगा 0 हो जाएगी वैल्यू। क्लियर हो गया? क्योंकि ये कॉस के अंदर हम खेल रहे हैं ना अभी, इसलिए वर्क इज पॉजिटिव, एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नेगेटिव वर्क कब होगा? जैसे ही आपका एंगल थीटा वो 90 से ग्रेटर हो जाए और लेस देन 180 डिग्री हो, लेस देन 180 डिग्री और लेस देन हो, ग्रेटर देन हो 90 डिग्री, यानी कि आपका ये डिस्प्लेसमेंट अगर लग रही है तो आपका फोर्स इधर लग रही हो। अब ये जो एंगल है बीच में, ये इसको नेगेटिव वर्क करेगा। आप करके देख लें। अब ये देखें 90 से बड़ा है ना, ये 90 है, इससे बड़ा है। तो जैसे ही मैं कॉस 91 करूँगा, ये देखें 90 से 91 किया मैंने, नेगेटिव वैल्यू आना शुरू हो जाएगी, ठीक है, टिल 180। ये देखें मैंने आपको बताया ना 180 तक, तो 179 तक, ये देखें कॉस 179 तक मेरे पास नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। और कॉस जो ही 180 करूँगा तो मेरे पास मैक्सिमम वर्क आएगा बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। ये देखें कॉस 180, सो मैक्सिमम यानी 1 पे मैक्सिमम और फिर -1 पे मैक्सिमम, लेकिन नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क का मतलब भी क्या होगा कि दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री, यानी फोर्स डिस्प्लेसमेंट इधर कवर कर रहा है और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। अच्छा, अब एग्जांपल देखिए। एग्जांपल ये है कि मैंने गाड़ी ड्रॉ कर ली है और ये गाड़ी जब चल रही थी तो एयर की जो रेजिस्टेंस थी गाड़ी के चलते हुए वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में थी ना, इस डायरेक्शन में थी। ये एयर रेजिस्टेंस है, ठीक है, यानी वो फोर्स जो एयर लगा रही है इन द अपोजिट डायरेक्शन, गाड़ी की इधर मूव कर रही है। अब चूंकि देखें गाड़ी स्टिल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और जो फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस है जो इसको रोक रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में। सो वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस इज नेगेटिव, ठीक है। ये थी एग्जांपल इसकी। आपको होप के ये क्लियर हो गया होगा। ये था मेरे पास कंप्लीट वर्क जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम एनर्जी स्टार्ट करते हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस भी पहले देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, अ मैन इज पुशिंग द ट्रक बट द ट्रक इज एट रेस्ट, इज ही डूइंग वर्क? नो। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो जैसे ही वर्क इज इक्वल टू फोर्स जितनी मर्जी अप्लाई हो रही हो, डिस्प्लेसमेंट चूंकि 0 है सो वर्क इज 0, ठीक है। अभी ये हमने नेगेटिव वर्क के अंदर भी एक केस में ये चीज़ पढ़ी थी वॉल वाली, ठीक है। दूसरा मेरे पास है जी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन फोर्स की, और यहाँ पे इसने ये फोर्स के कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं। इसके हिसाब से भी ना हम वर्क को ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, अब मैंने एक तो भी आपको बताया था कि आपके पास अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ना हो लेकिन कोई एंगल
किसी एंगल के ऊपर फोर्स लग रही हो, तो उस केस के अंदर आपने क्या करना है, क्योंकि ये एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरम्यान थीटा, तो या तो आप ये कर लें कि W इज इक्वल टू एफ डी पूरी वैल्यू पुट करके कॉज ऑफ थीटा, जो भी एंगल है वो यहाँ पुट कर लें, यू विल गेट दी वर्क। दूसरा क्या ऑप्शन है आपके पास कि आप इस फोर्स के कंपोनेंट बना लें, ये आपके पास आ जाएगा एफ वाई कंपोनेंट और ये आपके पास आ जाएगा एफ एक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो इस केस के अंदर आपके पास वर्क इक्वल टू हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट थी ना, इस डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट है, तो मैंने आपको बताया था वर्क होता है कि जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लग रही है, तो हमने इस फोर्स का कंपोनेंट निकाल लिया जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे ये मेरे पास आ जाएगा एफ एक्स इंटू डी। अब यहाँ पे कॉज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने उसका ऑलरेडी कंपोनेंट निकाल लिया। अब अगर हम एफ एक्स की वैल्यू को पुट कर लें तो याद रखें एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा ही होता है इंटू डी, तो ये फिर वही फार्मूला बन जाएगा एफ डी कॉज ऑफ थीटा। देखें ये दोनों फार्मूलाज वापस सेम हो गए, ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। एक लास्ट बात वर्क से रिलेटेड, वर्क जो होता है ना वो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी वर्क होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बॉडी हो और आप उस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और वो मैंने आपको बताया था ना कि जो वर्क होता है उसके अंदर जो फोर्स होती है वो कांस्टेंट फोर्स होती है। तो यहाँ पे अगर आप वाई एक्सिस के ऊपर अगर आप फोर्स ले लें और एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आप डिस्प्लेसमेंट ले लें, क्योंकि हमें पता है कि वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी होता है, तो कांस्टेंट फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है, इसका मतलब फोर्स जो है वो चेंज नहीं हो रही, और जितना अंडर द फोर्स वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती रहेगी तो वो ऐसे ग्राफ आगे जाता जाएगा। फॉर एग्जांपल वो इस पॉइंट पे आके रुक गया, उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, तो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया आ रहा है वो इक्वल टू होगा जी वर्क डन। जैसे अब मेरे पास ये जो एरिया है ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, अगर आप एरिया का फार्मूला लगाएं, ठीक है, तो मैंने बताया कि ये याद रखें एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज वर्क, तो मैंने पहले ही लिख दिया कि वर्क इज इक्वल टू एरिया। अब एरिया का फार्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो मेरे पास आप लेंथ कर लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप विड्थ कर लें, चलें, तो मेरे पास एफ इंटू डी ही हो जाएगा। ये एरिया का फार्मूला लगाया मैंने, ठीक है, और वो देखें वो वही बन गया जो हमारे पास वर्क का फार्मूला था। अब हम एनर्जी स्टार्ट कर लेते हैं जी। एनर्जी एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, यानी किसी भी बॉडी के अंदर कितनी एबिलिटी है वर्क करने की, उसको हम कहते हैं कि वो उसके अंदर एनर्जी है, ठीक है। एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है और यानी इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती, और इसका जो यूनिट है वो अगेन जाउल्स ही होता है, क्योंकि वो वर्क को ही देख रहा होता है। बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ये भी देख लीजिए, बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वो क्या कहता है कि आप किसी भी बॉडी के ऊपर जो भी वर्क करेंगे वो चेंज हो जाएगी उसके अंदर एनर्जी के। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेन पड़ा हुआ है, अब मैं इसको अगर इस डायरेक्शन में ऐसे पड़ा हुआ था, इसको मैं ऐसे मूव करता हूँ, तो ये इसके अंदर देखें जब मैं इसको मूव कर रहा था तो ये इसकी चेंज हो गई थी, काइनेटिक एनर्जी मूव कर रहा है ना। और अगर मैं ये पेन ऐसे पड़ा हुआ है, इसको मैं उठा के ऐसे ऊपर ले आता हूँ और जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई थी, छोड़ा तो वो वापस पोटेंशियल जोन्स के ना वो चेंज हो गई। तो बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आप जो भी वर्क करेंगे वो स्टोर हो जाएगी या वो चेंज हो जाएगी इन इट्स एनर्जी। ये आपने बात याद रखनी है। ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था एनर्जी का। अब हम टाइप्स ऑफ एनर्जी जो हमारे कोर्स के अंदर हैं वो भी देख लेते हैं जी। हमारे कोर्स के अंदर केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोनिक एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जीज हैं। केमिकल एनर्जी द एनर्जी कंटेन्ड विद इन द बॉन्ड्स, यानी बॉन्ड्स के अंदर जो एनर्जी है उसको हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम लाइट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम चार्जेस या एनर्जी एसोसिएटेड विद चार्जेस। सोनिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ द साउंड वेव्स इज कॉल्ड सोनिक एनर्जी। और न्यूक्लियर एनर्जी क्या होगी, एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शंस इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। ये सिंपल। अब ये इसकी एग्जांपल हैं, ये भी देख लीजिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में है, आपने ये ज़रूर करनी है। ये सारे कोई भी एनर्जी वो आपको दे के उसकी डिस्क्रिप्शन और उसकी एग्जांपल आपसे पूछ सकता है
ये आप लाजमी कीजिएगा, ये आपने लाजमी करनी है। ये तो था हमारा आज का टॉपिक। होप कि आपको वर्क और एनर्जी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, मैं आंसर कर दूंगा। और मज़ीद कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।